नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान की उस बुनियाद की बात करेंगे जो ये तय करती है कि कौन भारत का नागरिक है और उससे भी जरूरी कि उस नागरिक के अधिकारों की हिफाजत कैसे होती है। तो चलिए समझते हैं अनुच्छेद 5 से 13 तक की इस पूरी कहानी को। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि आखिर भारत का नागरिक है कौन और संविधान कैसे ये पक्का करता है कि इन नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रहें। इन सारे सवालों के जवाब कहीं और नहीं बल्कि हमारे संविधान की बनावट में ही छुपे हैं। चलिए एक एक करके इन्हें खोजते हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं संविधान के भाग 2 पर, जो सीधे सीधे नागरिकता की बात करता है। अनुच्छेद 5 से 8 वो शुरुआती पत्थर हैं, वो बुनियाद हैं जिनके आधार पर यह तय किया गया कि जब संविधान लागू हुआ उस वक्त भारत का नागरिक कौन कौन था। तो आर्टिकल 5 क्या कहता है? ये बड़ा सीधा साधा है। 26 जनवरी 1950 को आप भारत के नागरिक थे अगर आपका जन्म भारत में हुआ हो, या आपके माता पिता में से कोई एक यहाँ जन्मा हो, या फिर आप संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 साल से भारत में रह रहे हों। अब सोचने वाली बात यह है कि इसके पीछे एक बहुत गहरी सोच थी। एक नए देश के लिए जरूरी था कि वो सबको साथ लेकर चले। इसीलिए नागरिकता का आधार जन्म और निवास को बनाया गया, न कि किसी धर्म या जाति को। और यही बात भारत के सेक्युलर कैरेक्टर को मजबूती देती है। अब देखिए, संविधान जब बन रहा था तो देश बंटवारे के दर्द से गुजर रहा था। वो एक उथल-पुथल का दौर था। ऐसे में नागरिकता का सवाल बहुत पेचीदा था। इसी को सुलझाने के लिए संविधान ने 2 अलग-अलग रास्ते बनाए। एक तरफ है आर्टिकल 6, जो उन लोगों की बात करता है जो पाकिस्तान से भारत आए, और दूसरी तरफ है आर्टिकल 7, जो उन लोगों के बारे में था जो पहले भारत से पाकिस्तान गए लेकिन फिर वापस लौटे। अच्छा, अब आर्टिकल 6 को जरा और गौर से देखते हैं। इसमें एक तारीख बहुत अहम है, 19 जुलाई 1948। ये वो दिन था जब भारत और पाकिस्तान के बीच परमिट सिस्टम लागू हो गया था। तो नियम ये बना कि जो लोग इस तारीख से पहले पाकिस्तान से भारत आ गए उन्हें तो सीधे सीधे नागरिक मान लिया गया, लेकिन जो लोग इसके बाद आए उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ा। ये उस मुश्किल वक्त में लोगों को नागरिकता देने का एक मानवीय तरीका था। अच्छा, तो संविधान ने सिर्फ देश में रहने वालों के बारे में ही नहीं सोचा। आर्टिकल 8 उन लोगों के लिए था जो भले ही विदेश में रह रहे थे पर दिल से हिंदुस्तानी थे, मतलब जिनके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए थे। ये संविधान का एक तरीका था दुनिया भर में फैले भारतवंशियों को अपनी जड़ों से जोड़े रखने का। वो भारतीय दूतावास में रजिस्ट्रेशन करवाकर नागरिक बन सकते थे। नागरिकता किसे मिली ये तो हमने देख लिया। अब सवाल ये उठता है कि ये नागरिकता बनी कैसे रहेगी या खत्म कैसे हो सकती है, और भविष्य में इस पर कानून कौन बनाएगा। इन सब के जवाब हमें मिलते हैं अनुच्छेद 9 से 11 में। अब आता है एक बहुत बड़ा और जरूरी नियम, सिंगल सिटीजनशिप का। अनुच्छेद 9 बिल्कुल साफ कहता है कि भारत में दोहरी नागरिकता नहीं चलेगी। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर कोई भारतीय नागरिक अपनी मर्जी से किसी और देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता उसी पल खत्म हो जाएगी। इसके पीछे सोच थी एक राष्ट्र के प्रति पूरी वफादारी को बढ़ावा देना। ये आर्टिकल एक तरह से नागरिकों को एक गारंटी देता है, एक सुरक्षा देता है। ये कहता है कि जो भी व्यक्ति भारत का नागरिक है वो नागरिक बना रहेगा, मतलब किसी की नागरिकता को ऐसे ही मनमाने ढंग से नहीं छीना जा सकता। हाँ, अगर संसद कोई कानून बनाए तो बात अलग है। इससे नागरिकता की स्थिति में एक स्थिरता बनी रहती है। और आखिर में अनुच्छेद 11। देखिए, संविधान बनाने वाले जानते थे कि वक्त के साथ हालात बदलेंगे, नागरिकता के नियमों में भी बदलाव की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए उन्होंने नागरिकता से जुड़े हर मामले पर कानून बनाने की पूरी शक्ति भारत की संसद को दे दी। और इसी शक्ति का इस्तेमाल करके 1955 में नागरिकता अधिनियम यानी सिटीजनशिप एक्ट बनाया गया था। तो नागरिक कौन है ये तो हमने समझ लिया, लेकिन नागरिक होने का मतलब क्या है? मतलब है अधिकार। और यहीं से शुरू होता है हमारे संविधान का दिल, मूल अधिकार। और इसकी पहली सीढ़ी है अनुच्छेद 12, जो ये बताता है कि ये राज्य क्या है जिसके खिलाफ हमें ये अधिकार मिले हैं। अब जब भी हम मूल अधिकारों की बात करते हैं तो एक शब्द बार बार आता है, राज्य या द स्टेट। पर यह राज्य है क्या आखिर? अनुच्छेद 12 इसी को समझाता है। देखिए, ये कोई एक ऑफिस या एक बिल्डिंग नहीं है, बल्कि सरकार और उसकी तमाम एजेंसियों के लिए इस्तेमाल होने वाला एक बहुत बड़ा शब्द है। तो राज्य में कौन कौन आता है? इसमें केंद्र सरकार है,
राज्यों की सरकारें हैं, हमारी संसद और विधानसभाएं हैं, और तो और नगर पालिका और पंचायत जैसी लोकल बॉडीज भी शामिल हैं। आसान भाषा में कहें तो सरकार के कंट्रोल में काम करने वाली हर संस्था राज्य के दायरे में आती है, और इसका दायरा इतना बड़ा इसलिए रखा गया है ताकि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हर लेवल पर हो सके। और अब हम आते हैं उस आर्टिकल पर जिसे आप मूल अधिकारों का बॉडीगार्ड या सुरक्षा कवच कह सकते हैं। ये है अनुच्छेद 13, जो ये साफ करता है कि देश में संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है, कोई कानून नहीं। अनुच्छेद 13 की अहमियत इतनी ज्यादा है कि इसे अक्सर भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है। और ये यूं ही नहीं कहा जाता, क्योंकि यही वो आर्टिकल है जो हमारे मूल अधिकारों को सिर्फ कागज पर लिखे वादों से निकालकर एक असल हकीकत बनाता है। तो ये काम कैसे करता है? इसके काम करने का तरीका बड़ा जबरदस्त है। ये एक दो तरफा ढाल की तरह है। पहला, ये संविधान बनने से पहले के उन सभी अंग्रेजी कानूनों को खारिज कर देता है जो हमारे मूल अधिकारों से मेल नहीं खाते थे। और दूसरा, ये सरकार को भविष्य में भी कोई ऐसा कानून बनाने से रोकता है जो इन अधिकारों को छीनता हो या कम करता हो। और अगर ऐसा कोई कानून बन भी जाए तो वो अवैध माना जाएगा। और इसी आर्टिकल 13 से हमारी अदालतों को मिलती है एक बहुत बड़ी ताकत। इसे कहते हैं न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की वो शक्ति है जिससे वो सरकार के बनाए किसी भी कानून को जांच सकते हैं। और अगर वो कानून मूल अधिकारों के खिलाफ है तो अदालतें उसे असंवैधानिक बताकर रद्द कर सकती हैं। यही वो शक्ति है जो संविधान को सर्वोच्च बनाती है। तो अगर हम पूरी कहानी को जोड़कर देखें तो ये तस्वीर बहुत साफ है। एक तरफ अनुच्छेद 5 से 11 हमें बताते हैं कि नागरिक कौन है, उसे पहचान देते हैं, और दूसरी तरफ अनुच्छेद 12 और 13 ये पक्का करते हैं कि राज्य उस नागरिक के अधिकारों को छीन न सके। ये नागरिक और राज्य के बीच एक बहुत ही खूबसूरत संतुलन है, और यही संतुलन किसी भी लोकतंत्र की जान होता है। और इसी सवाल के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं कि नागरिकता की एक साफ परिभाषा और अधिकारों की मजबूत गारंटी के बीच का ये संतुलन एक सेहतमंद और कामयाब लोकतंत्र के लिए आखिर इतना ज़रूरी क्यों है। इस पर सोचिएगा ज़रूर। धन्यवाद।